सबों का स्वागत है। सफल होने का एक प्लेटफॉर्म है आरसीएम। चाहे कोई भी क्षेत्र में हो हम, चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कुछ भी हो, लेकिन हर एक को मौका मिलता है आरसीएम में सफलता प्राप्त करने के लिए। ये सफलता का एक बहुत बड़ा स्टेज है। तो सवाल ये उठता है, हम आरसीएम क्यों करें? क्या है आरसीएम? आरसीएम क्यों करें हम? सभी बहनों से मेरा एक सवाल है, महंगाई वर्तमान समय में महंगाई बढ़ रही है या घट रही है? ऑफ कोर्स सबका जवाब है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, हम महंगाई के बोझ तले दबे जा रहे हैं। तो महंगाई बढ़ क्यों रही है? सवाल ये उठता है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? हाय महंगाई हम कर रहे हैं क्योंकि समय बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। एक जमाना था जब मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते थे और थैली भर शक्कर लेकर आते थे, और एक आज का जमाना है थैले भर पैसे लेकर जाते हैं और मुट्ठी भर शुगर चीनी लेकर आते हैं। तो समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है। इसको मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी, और वो ग्राफ है, देखिए 1940 का दौर था। उस वक्त हम दो परिवारों को ले रहे हैं, एक परिवार जो 4 रुपए कमाता था और एक परिवार जो 10 रुपए कमाता था। 1940 के दौर में जो परिवार 4 रुपए कमा रहा था वो जीवन को बस जी रहा था, काट रहा था, अपनी निजी जरूरतों को पूरा कर रहा था, अपनी शौक अपनी इच्छाओं को मार रहा था। और वहीं अगर हम दूसरे परिवार को देखें जो 10 रुपए महीने की इनकम ले रहा था, वो जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहा था, अपनी शौक अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर रहा था। लेकिन ये समय यहाँ रुकता नहीं है, ये समय अपनी गति से बढ़ते रहता है। और 40 के बाद तो 1960 का दौर आता है। उस वक्त हम देखते हैं जो परिवार 40 रुपए कमा रहा है वो भी अपनी जिंदगी को बस गुजर बसर कर रहा है, वो भी अपनी जिंदगी को काट ही रहा है, क्योंकि समय के साथ महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ रही है समय के साथ। एक वक्त था जब बिना फोन का भी चल जाया करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया फोन का समय आया और हम फोन में रिचार्ज का भी तो खर्चा बढ़ते जा रहा है। तो इसी तरह 1960 के बाद 1980 का दौर आता है। उस वक्त भी लोग, जो परिवार 400 कमा रहा है वो भी अपनी जिंदगी को बस गुजर बसर कर रहा है, और जो 1000 कमा रहा है वो अपनी जिंदगी को जी रहा है। और समय यहाँ भी रुकता नहीं है, समय बढ़ते हुए 2000 का दौर आया। वो वक्त हमारा और आपका था, हमने इस वक्त को देखा है। 2000 के समय में लगभग 5 या 6 साल की हुआ करती थी। उस वक्त मैंने देखा है अपने पापा को, मेरे पापा राजमिस्त्री का काम किया करते थे, और उस वक्त की जो एक दिन का इनकम था वो लगभग 100 से 150 के बीच था। तो महीने का मिलाकर 4000 की इनकम हो जाती थी, 4 से 5000 की। तो होता क्या था, उस वक्त हम लोग कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी को जी रहे थे। और वही मैं देखती थी कि जो लोग 10,000 की इनकम ले रहे हैं बगल वाले या अगल बगल आस पड़ोस रिश्तेदारों में, वो बेहतर जिंदगी को जी रहे हैं। तो हम छोटी छोटी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे क्योंकि हमारी इनकम कम थी। अगर महंगाई है, महंगाई चीजें हमें क्यों लग रही? क्योंकि हमारी इनकम कम है। हमें अपनी इनकम को बढ़ाएंगे तो महंगाई हमें अधिक नहीं लगेगी। और समय यहाँ भी नहीं रुकता है, समय आता है 2020 का। ये दौर है हमारा और आपका, जिस दौर को हम लोग जी रहे हैं। और यहाँ अगर हम 40,000 रुपए भी कमा रहे हैं तो हम एक जिंदगी को गुजार रहे हैं, काट रहे हैं। आज भी हम अपनी जरूरतों को ही पूरा कर रहे हैं, अपने शौक को मारे जा रहे हैं। अभी समय आने वाला है त्योहार तीज, और हम सब महिलाएं तीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक होती हैं कि हमें नए कपड़े खरीदने हैं, नए ज्वेलरी खरीदनी है। पर हम जब बाजार में जाते हैं नए साड़ियाँ खरीदने तो क्या कहते हैं, भैया अपने बजट के हिसाब से कि 1000 2000 जो भी बोला इस रेंज में हमें अच्छी साड़ी दिखा दीजिए। लेकिन वही जो 1 लाख रुपए कमाता है वो क्या कहता है, भैया जो लेटेस्ट साड़ी आई है वो दिखा दीजिए ना अभी तीज के लिए। क्योंकि उसके पास पैसे का कोई बाउंडेशन नहीं, उसको पता है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मुझे जो पसंद आएगा मैं वो लूंगी। तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। और समय 2020 में क्या रुकने वाला है? क्या रुकने वाला नहीं है। अगर 1940 आया
और 2020 आया तो 20 के बाद 40 भी आएगा। और वो दौर किसका होगा? हमारे बच्चों का, हमारे आने वाले पीढ़ी का। तो 1940 में जो 4 लाख रुपए भी कमाएगा, उससे भी महंगाई लगेगी, उसे भी अपने जीवन को बस काटना ही काटना है। क्योंकि अगर हम देखें 1940-1980 के समय अगर हम बाजार में सामान सब्जी खरीदने जाते थे तो होता क्या था कि अगर हम गोभी खरीदने गए तो गोभी उस वक्त गोभी की रेट क्या हुआ करती थी? 4 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो। टमाटर की रेट 6 रुपए किलो। लेकिन अगर आज हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि 60 रुपए के नीचे एक भी सब्जी नहीं मिलती। तो क्या गारंटी है कि 1940 आते आते सब्जियां 100 के किलो में नहीं बिकेगी, 200-400 रुपए के किलो में? तो क्या बेहतर जिंदगी चाहते हैं कि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो गरीबी की जिंदगी को ना काटे, एक अच्छी इनकम ले? तो आप ही बताइए, आप ही बताओ कौन सा काम है जो 2040 तक 4 लाख से 10 लाख तक की इनकम दे सकता है? आपकी नजर में है वैसा कोई काम? तो हम लोग करते क्या है? हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के काम करते हैं। पहला, किसानी करते हैं। तो क्या खेती करके हम 4 लाख से 10 लाख की इनकम ले सकते हैं क्या? तो जवाब बिल्कुल है कि नहीं, हम लोग इतनी पैसे इस खेती करके नहीं ले सकते। और दूसरा काम हमारे बीच आता है जॉब, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, करके हम 4 लाख से 10 लाख तक की इनकम तो नहीं ले सकते। तीसरा हमारे पास आता है बिजनेस। यस, अगर हम चाहें तो बिजनेस से इतनी इनकम ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पूंजी लगाने की जरूरत है। हमें पूंजी लगाना पड़ेगा और वो पूंजी हजारों में नहीं होगी बहनों, वो पूंजी हमें लाखों करोड़ों में लगानी होगी, तभी हम इतनी ज्यादा इनकम को ले सकते हैं। तो क्या गारंटी है कि हम पूंजी लगाएंगे तो वो पूंजी हमें वापस आएगा ही आएगा? और वो पूंजी आखिर आएगा कहाँ से? वो पूंजी आने के लिए हमें पास तो उतने पैसे है नहीं कि हम लाखों करोड़ों की पूंजी लगा देना। हमारे पूर्वजों ने हमें उतना दे के गया है या कोई ऐसा सिस्टम दिया है कि पैसे आ रहे हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इस तरह हम पूंजी ना लगा सकते हैं ना इस तरह तीनों कामों से हम उतने पैसे कमा सकते हैं। और इस कामों की समानता ये है कि हम जब तक समय देंगे तब तक पैसे आएगी। अगर हम खेती करेंगे तो पैसे आएगी, अगर हम जॉब करेंगे तो पैसे आएगी, अगर जॉब पे जाएंगे तभी पैसे आएगी। अगर हम अपना समय ना दे तो पैसा भी नहीं आएगा। अगर हम जॉब पे ना जाएं तो पैसा नहीं आएगा। अगर हम अपने बिजनेस का शटर 2 दिन डाउन कर दे, 2 दिन किसी कारणवश अगर हम नहीं जा पाए तो हमारा पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा पैसा। तो एक समय बाद बुढ़ापे के समय में क्या होता है, ना हमारे पास पैसा बचता है, ना स्वास्थ्य रहता है और ना ही कोई सुरक्षा रहती है, ना ही कोई सिक्योरिटी रहती है, ना पैसा रहता है। मतलब हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा शरीर असमर्थ हो चुका है काम करने में, ना हम जॉब से रिटायर हो चुके होते हैं। और अगर हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हम बिजनेस करने की हालत में नहीं होते क्योंकि हमारा शरीर समर्थ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास पैसे नहीं बचते, क्योंकि जो भी जवानी के समय में हमने पैसे कमाए थे वो पैसे हम अपने बच्चों के भविष्य बनाने में लगा दिए हैं। तो क्या हमारे पास कुछ भी नहीं बचता और ना ही स्वस्थ बचता है। जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं हम धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते हैं और हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जाता है। और ना ही कोई सिक्योरिटी है हमारे पास, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके जरिए हमारे पास पैसा आएगा। हाँ, सरकार हमें पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, पर क्या उस पैसे से हमारी जरूरतें पूरी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस तरह हमें आरसीएम को करने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हमें सिक्योरिटी मिलती है। काम करो या ना करो पैसे आते रहेंगे। तो आगे हम लोग बात करेंगे आरसीएम क्या है। क्या है आरसीएम? आरसीएम एक परिवर्तन है और परिवर्तन संसार का नियम है। जब जब जरूरत पड़ी है परिवर्तन तब तब आया है धरती पे। परिवर्तन, अगर हम बात करें पहले जमाने की, तब मुद्रा नहीं हुआ करती थी, पैसे नहीं हुआ करती थी, तो लोग वस्तु के बदले वस्तु देते थे। जैसे किसी के पास दाल है, किसी के पास चावल है, और अगर किसी को दाल की जरूरत है, किसी को चावल की जरूरत है, तो वस्तु को एक्सचेंज कर लेते थे। उसको दाल दे देते थे, उसको चावल लेते थे। उस तरह एक्सचेंज प्रणाली चलती थी। और जब अपनी सुविधा के अनुसार लोगों ने पैसों का निर्माण किया कि पैसे रहेंगे तो हम आसानी से सामान को खरीद सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे परंपरागत बाजार प्रणाली। हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम,
जिसको हमारे पूर्वज इस बाजार व्यवस्था से खरीदारी करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, और आज भी 90% लोग इस सिस्टम से खरीदारी कर रहे हैं। और इस सिस्टम में खरीदारी करने के लिए क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है। तो क्या फैक्ट्री डायरेक्ट हमारे तक सामान पहुंचाती है क्या? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री एक सिस्टम के जरिए हमारे बीच सामान आता है। एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री सीएनएफ एजेंट को सामान देती है, सीएनएफ एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और कस्टमर रिटेलर के पास जाकर सामान को लेती है। तो क्या हम यहाँ फैक्ट्री सामान बना रही है तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा? पता चलने के लिए होता है एडवर्टाइज। उस एडवर्टाइज के माध्यम से हम जानते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। एडवर्टाइज होता है कि लक्स साबुन आ गया है, हमारे पेस्ट आ गया है जो हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाए। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट देख करके हम सामान को खरीदते हैं। और यहाँ भी हम क्या करते हैं, 10,000 सामान को खरीद के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी के पास जो पहुंचती है वो 5,000 50% पहुंचती है, क्योंकि कंपनी की लागत 50% ही है। बाकी का जो 50% है वो इन बिचौलियों के बीच, बीच वालों के बीच बांट दिए जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि हमारे बीच शुद्ध प्रोडक्ट आता है? क्योंकि बीच में इतने सारे लोग हैं, बिचौलिए लोग हैं। फैक्ट्री तो शुद्ध प्रोडक्ट बनाती है और कस्टमर को भी शुद्ध प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन बीच में जो लोग हैं वो हमारे तक आते आते प्रोडक्ट में मिलावट हो जाती है, और ना ही हमें कोई पक्का बिल दिया जाता है, और साथ ही साथ हमें रेट बार्गिन भी होता है। हर जगह हमें अलग अलग कीमत में मिलती है सामान। हम अपने जिस लोकल एरिया में रहते हैं वहाँ के मार्केट में अगर हम कुछ खरीदने जाए तो 10 रुपया दाम है, तो अगर वही हम अपने बाहरी होलसेल मार्केट में जाए तो वहाँ पे उसकी कीमत 8 रुपये 7 रुपये है। तो इस तरह हर जगह कदम कदम पे रेट बार्गिन होता रहता है। ये है परंपरागत बाजार प्रणाली। आज हम एक ऐसे व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, ऐसे बाजार के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। इसमें भी एक फैक्ट्री होती है और एक वंडर वर्ल्ड होता है जहाँ फैक्ट्री सामान को पहुँचाती है और सामान को हम लोग वंडर वर्ल्ड से लाते हैं। यहाँ हम कस्टमर ना होकर एसोसिएट बायर कहलाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि फैक्ट्री सामान को बनाकर डायरेक्ट आपके शहर तक पहुँचा रही है और हम अपने शहर से जाकर सामान ला रहे हैं, तो किसी तरह का बीच में कोई लोग नहीं होता। यहाँ भी हम 10,000 के सामान की खरीदारी करेंगे और पहले की भांति कंपनी को भी 10,000 डायरेक्ट पहुँचेगा, क्योंकि बीच में कोई भी नहीं है। सारा का सारा पैसा डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा। लेकिन यहाँ कंपनी की लागत कितनी लग रही है, 50%। तो कंपनी अपने पास 50% रखेगी, बाकी का जो बचा 50% वो एक सिस्टम के माध्यम से हमें वापस कर देगी। तो है ना ये खूबसूरती इस बिजनेस की, कि अगर हम नमक तेल भी खा रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, अगर हम साबुन भी लगा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो भी हमारे पास पैसे आ रहे हैं। ये खूबसूरती है इस सिस्टम की। और यहाँ कंपनी हमें क्या कहती है कि आप सामान खाओ और लोगों को बताओ। एडवर्टाइज खुद करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम सदियों से करे आ रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट हम शुरू से करते हैं। अगर बात करें हम, अगर हम कोई डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट करता है, तो हम अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों को बताते हैं ना कि अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, एक बार जाओ उसके पास दिखा के आओ। इस तरह हम प्रचार प्रसार ही तो कर रहे हैं, पर बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम एक कपड़ा भी सिलाई करवाते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा सिलाई करती है, तो बदले में हमें कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। बट अगर हम अपने पीयूसी, अपने आरसीएम के सामान का प्रचार करेंगे तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। तो इस तरह हमें अपने प्रोडक्ट का शेयर करना है। अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, साड़ी के दुकानदार को अगर हम अच्छा साड़ी खरीद लेते हैं और आके बोलते हैं अपनी सहेलियों को, अरे बहुत अच्छा कलेक्शन आया है उस दुकान में, जाकर एक बार देखो तो सही। पर क्या वो ग्राहक हमें कुछ देता है? उसका कस्टमर अगर हम बढ़ाते हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमें यहाँ मिलती है अगर हम अपना दुकान में अपनी कस्टमर को बढ़ाते हैं। तो ये खूबसूरती है इस सिस्टम की। तो क्यों बहनों, हमें इस सिस्टम से खरीदारी करनी चाहिए ना, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पैसा हमें आता है का सामान खाने से। तो ये है आरसीएम सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे आरसीएम कैसे करें। सवाल ये उठता है कि आरसीएम कैसे करें। सफल अपलाइन के संपर्क में रहना है, सबसे बड़ी चीज है अपलाइन।
अगर हम किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो किसी भी कामयाबी के लिए उसके पीछे एक गुरु का हाथ होता है और हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और इस सिस्टम में वो गुरु कहलाते हैं अपलाइन। तो हमेशा हमें अपने अपलाइन के संपर्क में रहना है। हमारे जीवन में दो प्रकार के अपलाइन मिलेंगे, एक अपलाइन होते हैं और एक ठपलाइन होते हैं। हमें पहचानने की जरूरत है कि हमारे अपलाइन कौन है और हमारे ठपलाइन कौन है। जो हमारे सही अपलाइन होंगे वो हमेशा एक्टिव होंगे, ग्रोइंग होंगे, ग्रोथ के मूड पे होंगे और हमेशा सही परामर्श देंगे। तो एक बात छोटी सी मैं कहना चाहूंगी, महाभारत में युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच। तो कौरवों का जो राजा था शकुनी था और पांडवों के जो राजा जो गुरु थे अपलाइन थे वो श्री कृष्ण थे। कौरवों की संख्या अधिक होने पर भी पांडवों की जीत हुई। कारण क्या है? कारण ये है कि कौरवों का जो अपलाइन थे शकुनी, उन्हें नकारात्मक चीजें ज्यादा समझ में आती थी और वो अपने डाउनलाइंस को नकारात्मक बातें बताते थे। लेकिन वहीं अगर हम देखें पांडवों के राजा जो श्री कृष्ण थे वो हमेशा पॉजिटिविटी को लाते थे, सकारात्मक बातों को लाते थे और कम संख्या होते हुए भी पांडवों की जीत हुई। इस तरह हमें अपने अच्छे अपलाइन के संपर्क में रहेंगे तभी हम अच्छे ग्रोथ के मूड पे आ पाएंगे। और दूसरा पॉइंट हमारे बीच 100% विश्वास की ताकत। हमें 100% विश्वास करना है अपने परमात्मा पर कि परमात्मा ने हमें ये सिस्टम दिया है तो हमारी भलाई के लिए दिया है, हमारे हित के लिए दिया है, हमारा ही भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो 100% विश्वास करना है अपने कंपनी पे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे कि हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हमें हमेशा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट देती है, सही प्रोडक्ट देती है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अपने कंपनी के हर एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें खुद पे भरोसा करना है। अगर हम खुद पे 100% विश्वास करेंगे ना तो परमात्मा भी हमारे साथ रहेगा। और अगर जरा सा भी हम डगमगा गए, जरा सा भी संदेह अपने विश्वास पे आ गया तो परमात्मा भी साथ छोड़ देंगे साथियों। तो आप सोचो कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। 100% अपने आप पे भरोसा रखना है। तीसरा पॉइंट है हमारे हमेशा बड़े मीटिंग के माहौल में रहना है। आपके एरिया में जितना भी बड़ा मीटिंग हो, सेमिनार हो, उसमें हमेशा बने रहना है। क्यों? आज अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आप भी भेजते हैं, मैं भी भेजती हूँ, क्यों भेजते हैं? क्या हम अपने बच्चों को घर पे नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्यों भेजते हैं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का माहौल रहता है, स्कूल में वो माहौल मिल रहा है बच्चे को, जो माहौल हम उसे घर में नहीं दे सकते। उसी तरह अगर हम वो मीटिंग करके अपने लाइफ लाइन्स को बता सकते हैं, आसिम के बारे में 100% जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वो माहौल हम घर पर नहीं दे सकते जो माहौल हमें सेमिनार्स पे मिलेगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मेरा पहला नजरिया सेमिनार से ही शुरू हुआ है कि मैं सेमिनार में आके ही आसिम को जानी हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि सेमिनार से ही हमें पॉजिटिविटी आएगी और सेमिनार में जाने से ही हर एक चीज के इस माहौल में रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इस सिस्टम की खूबसूरती क्या है, कि कितना खूबसूरत सिस्टम है जो हर जन जन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो हमेशा हर मीटिंग, हर सेमिनार में जुड़े, अपने लोकल एरिया में खुद भी जाए और अपने साथ अपने लाइफ लाइन्स को भी लेकर जाना है। चौथा पॉइंट है होम मीटिंग। होम मीटिंग हमेशा करनी चाहिए क्योंकि इस बिजनेस का जो नींव है, जो बुनियाद है, वो है होम मीटिंग। आज तक जितने भी धुरंधर लीडर बने हैं, जो भी आज हमारे बड़े बड़े लीडर है, मुकेश कोठारी सर है, डायमंड सुरेंद्र वत्स सर है, जो भी है, उन्होंने आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनका सबसे पहला काम था वो था होम मीटिंग। उन्होंने होम मीटिंग से ही आज वो डायमंड तक पहुंचे। तो अगर डायमंड तक पहुंचना है तो हर एक दिन कम से कम 2 से 4 होम मीटिंग करना जरूरी है। और जो होम मीटिंग को प्रॉपर वे से करना सीख गया उसे सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। डायमंड तक आप आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन आपको लगातार होम मीटिंग करते रहना होगा। होम मीटिंग को बेहतर तरीके से करना होगा, अपने प्रोडक्ट डेमो को लेके जाना है और प्रोडक्ट को दिखाते हुए होम मीटिंग करना है, साथ ही साथ डेमो भी करना है और अपने प्रोडक्ट की खासियत को भी बताना है। इस तरह हम होम मीटिंग के माध्यम से एक बेहतर बिजनेस को कर सकते हैं और लगातार होम मीटिंग करते रहें। पांचवा पॉइंट है हर महीना डायमंड क्लब करना और उसका नेटवर्क बनाना। हमें हर महीना डायमंड क्लब करना है क्योंकि डायमंड क्लब एक ऐसा क्लब है जो हमें डायमंड तक पहुंचाता है। डायमंड क्लब डायमंड का पहला सीढ़ी है। अगर हम हर महीने डायमंड क्लब करेंगे तो हम आसानी से डायमंड तक पहुंच सकते हैं। और डायमंड क्लब करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है बहनों। डायमंड क्लब करने के लिए
करना क्या है, अपने आईडी में 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करनी है। और अपने घर में तो हमारे 2 से 3,000 पीवी की यूज हो जाता है, बाकी जो 2-3,000 बच जाते हैं उसको हम क्या करेंगे, सेल कर लेंगे अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में। और इस तरह आसानी से डायमंड क्लब हो जाएगा और अपने लाइफ लाइन अपने अंडर काम कर रहे लोगों को भी डायमंड क्लब करवाना है, इसी तरह करवाना है। और आसानी से सामान को बेच भी सकते हैं, क्योंकि हम नॉलेज लेते हैं और नॉलेज लेने के लिए हमेशा मीटिंग सेमिनार में बने रहे और नॉलेज लेते रहे और डायमंड क्लब को करते रहना है। नेक्स्ट है, हर हाल में खुद को सकारात्मक रखें, चाहे स्थिति जैसी भी हो, हमें खुद को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए हमें करना क्या है, देखिए यहाँ एक फोटो दिख रही है, उसमें दिख रहा है कि शेर है जिसको मिरर में बिल्ली दिख रही है। क्यों दिख रही है? हम अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर की ताकत को क्या करते हैं, लोगों के नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम जो लोग कहते हैं उसके नजरिए से खुद को देख रहे हैं। अगर हम रास्ते पे निकलते हैं, अगर सड़क में गड्ढे हो, कांटे हो, कंकड़ हो, तो हम क्या करेंगे? क्या उस कंकड़ गड्ढे को साफ करते रहेंगे या फिर उस रास्ता चेंज करेंगे? रास्ता भी चेंज नहीं करेंगे, साफ करने में समय भी व्यतीत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक बेहतरीन जूते पहनेंगे जिससे वो कंकड़ हमारे पैरों में ना गड़े। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि जैसे ही हम फील्ड में निकलते हैं, हमें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि और कुछ काम नहीं बचा था क्या? आरसीएम करने निकले हो? अच्छी खासी तो इनकम कर रहे थे, अच्छा खासा कर रहे थे, फिर भी आरसीएम करने निकल पड़े। देखो मैंने भी पहले आरसीएम किया था, देखो मैंने टीसी सर के साथ, बीसी सर के साथ फोटो खिंचाए थे, लेकिन आरसीएम चला ही नहीं, बंद हो गया। इस तरह के लोग आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों में नहीं आनी है। अगर हम उनकी बातों में आते हैं तो यही हाल होगा हमारा भी, कि हम अपनी क्षमता को आंक नहीं पाएंगे। और अगर हम अपने आप का पॉजिटिव माइंड रखते हैं, अपनी इच्छाओं को देखते हैं कि हम कर सकते हैं, तो अगर हमारी इच्छा, अगर हमें आता भी नहीं हो, अगर हम वाइटल के पिन पर भी हो, तो भी हमें एक डायमंड का सपना जगाए रखना होगा और हम एक डायमंड तक जाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम को कर रहे हैं। और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो काम को करता है, उसमें अगर क्षमता भी कम है तो उसे एक शेर नजर आता है अपने आप में, क्योंकि हम एक पॉजिटिव है और अपने पॉजिटिविटी के साथ इस काम को करना है। जब तक हम अपने बाहरी वातावरण को छोड़कर अपने अंदर से खुद को दृढ़ संकल्प से काम नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हमें अपने आप में एक संकल्प लेना है कि चाहे दुनिया जो भी कहे, उनकी बातों में नहीं आना है। हमें अपने आप पर विश्वास है, अपने ऊपर वाले पर विश्वास है, अपने सिस्टम पर विश्वास है कि मैं डायमंड बन के रहूंगा। और इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, और धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे यहाँ सुना। और अगर कहीं मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन था और ये मौका मुझे मिला है आप सब बहनों की वजह से। तो एक ही बात मैं सभी बहनों को कहना चाहूंगी कि बहनों, निकलो घर से बाहर, क्योंकि हम सब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा